हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईसीएस प्लेटफॉर्म। आज है 19 सितंबर और 19 सितंबर करेंगे हम करंट अफेयर फ्रॉम द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और पीआईबी। विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट न्यूज लाने वाला हूं मैं, वन नेशन वन इलेक्शन। अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि सर ये तो पुरानी न्यूज़ है, वन नेशन वन इलेक्शन, इसको दोबारा रिपीट क्यों कर रहे हो। देखो दोस्तों, जैसे कि बीजेपी की मैनिफेस्टो में ये था पॉइंट कि वन नेशन वन इलेक्शन हमारे इंडिया में इम्प्लीमेंट करना चाहिए, जिसमें साइमल्टेनियसली इलेक्शन होंगे अमॉन्ग स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट, क्लियर, और म्यूनसिपालिटीज ऑल्सो। इसके लिए एक कमेटी बनाई थी जो कि फॉर्मर प्रेसिडेंट है हमारे इंडिया के, वो हेड करे थे रामनाथ कोविंद जी। उनके कमेटी के अंडर ये रिकमेंडेशन आए हैं जो मैं आपको बताऊंगा, और इसका एक इंडिविजुअल लेक्चर भी आपको आज मिल जाएगा वन नेशन वन इलेक्शन पर, क्लियर। देन आफ्टर हम पढ़ेंगे इंडस वाटर टीटी क्या है ये, और 1960 में एक टीटी साइन हुई थी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान टू शेयरिंग द वाटर ऑफ इंडस रिवर और ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस, क्लियर। वो हम डिटेल में जानेंगे। इंडिया क्या चाह रही है, इसको मॉडिफाई करना चाह रही है, रिव्यू करना चाह रही है इंडस वाटर टीटी को, इसमें क्या होगा, तो ये हम सब जानेंगे, क्लियर। देन आफ्टर हम जानेंगे गवर्नमेंट अप्रूव 4 स्पेस प्रोजेक्ट, मींस गवर्नमेंट ने 4 स्पेस प्रोजेक्ट अप्रूव कर दिए। कौन कौन से, जैसे चंद्रयान 4, मैं आपको चंद्रयान 4 के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूं, ठीक है। वीनस मिशन, देन आफ्टर नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल, और भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बनाने जा रही है इंडिया। अब ये 4 प्रोजेक्ट को अप्रूव कर दिया है। अब इसमें कैसे होगा, क्या होगा, मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, क्लियर। देन आफ्टर पीएम आशा, पीएम आशा को फिर से कंटिन्यू कर दिया है। पीएम आशा क्या है, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षक अभियान, क्लियर, ये इसका फुल फॉर्म है। और ये स्कीम क्या है, इसमें रेम्युनरेटरी प्राइस दी जाएगी फार्मर को, वो बताऊंगा क्या है, क्यों दे रही है गवर्नमेंट, क्लियर। देन आफ्टर न्यू स्टडी ऑफ न्यूरोलॉजिकल बाई लेसेंट, क्लियर। देखो लेसेंट की रिपोर्ट फिर से आ गई है। अब आई है न्यूरोलॉजिकल, जिसमें बोला है कि पॉल्यूशन एक मेजर फैक्टर है ब्रेन स्ट्रोक का। क्या है, पॉल्यूशन मेजर फैक्टर है ब्रेन स्ट्रोक का। और ब्रेन स्ट्रोक के बारे में पूरा बताऊंगा कि कितने तरह के होते हैं, जैसे कि हम बताऊंगा मैं आपको इंटर सेरेब्रल ब्रेन स्ट्रोक। देन आफ्टर मैं आपको बताने वाला हूं इसमें साथ साथ में इस्चेमिया ब्रेन स्ट्रोक, और इसी के साथ तीसरा ब्रेन स्ट्रोक भी मैं आपको क्लियर करूंगा कि इसमें कैसे होता है, ब्रेन स्ट्रोक क्यों आता है, और स्मोकिंग एक मेजर फैक्टर होता है। इवन अभी पॉल्यूशन भी इसका मेजर फैक्टर बन गया है ब्रेन स्ट्रोक आने का, क्लियर। देन आफ्टर तीसरा कौन सा है, सब एक्रोइड, क्लियर। देन आफ्टर आईपी सारथी चार्ट बोर्ड, क्लियर। पीयूष गोयल साहब ने एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सारथी चैट बोर्ड लॉन्च किया है, जो कि ट्रेडमार्क को इजीली अप्रूवल मिल जाएगा बाई ऑनलाइन, तो वो हम डिटेल में जानेंगे, क्लियर। चलते हैं अपन वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला वन नेशन वन इलेक्शन। देखो दोस्तों, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है साइमल्टेनियसली इलेक्शन अमोंग सेंटर, स्टेट एंड म्यूनसिपालिटीज। अब ये मतलब क्या है दोस्तों, देखो अगर साइमल्टेनियसली इलेक्शन देश में होता है, जैसे आप जानते हो कि हमारे देश में कभी स्टेट इलेक्शन आ जाता है या फिर सेंटर का इलेक्शन आ जाता है, तो मतलब हर साल कहीं ना कहीं इलेक्शन चलते रहते हैं। अभी जैसे आप देखिए जम्मू कश्मीर का इलेक्शन होने वाला है, हरियाणा में इलेक्शन होने वाला है, झारखंड में इलेक्शन होने वाला है, ये सारी स्टेटों में इलेक्शन होने वाला है। और आप जानते हो कि हर साल किसी ना किसी स्टेट में इलेक्शन होता रहता है। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो चाह रही है कि साइमल्टेनियसली इलेक्शन, लोकसभा का भी इलेक्शन साथ में हो, इवन स्टेट असेंबली का भी इलेक्शन साथ में हो, और उसके साथ साथ कई सारे इलेक्शन जितने भी इंडिया में होते हैं वो सब साथ में होना चाहिए। उसके कई सारे बेनिफिट हैं, उसके कई सारे बेनिफिट हैं। अब बेनिफिट क्या है दोस्तों, जैसे आप जानते हो कि इलेक्शन में मनी, इलेक्शन में जो इलेक्शन होता है इसमें कितना जैसे फोर्स का यूज़ करा जाता है,
फोर्स, टीचर, इवन गवर्नमेंट एम्प्लॉय का यूज करा जाता है। मनी लॉस होती है, वी कैन से मनी लॉस ड्यू टू वी कैन से इलेक्शन होने के कारण कई सारी स्टेट में डिफरेंट सेंटर में स्टेट में इलेक्शन होने के कारण ये सारे ड्रॉबैक हैं। क्लियर। तो मोदी साहब चाहते थे, जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट है, यूनियन गवर्नमेंट है, वो चाहती थी कि साइमल्टेनियसली इलेक्शन होना चाहिए, एक ही बार में सारा स्टेट असेंबली और सेंटर का इलेक्शन हो जाना चाहिए, लोकसभा का इलेक्शन। तो इसके लिए एक कमेटी बनाई गई जिसको हेड किया, कमेटी हेडेड बाय फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद। क्लियर। ये कमेटी सेटअप करी गई। क्लियर। और इस कमेटी ने अपने रिकमेंडेशन इवन मार्च 2024 को सबमिट कर दिए, गवर्नमेंट को 2024 मार्च को सबमिट भी कर दिए। अब इस पर डिस्कस किया गया। अब इस रिकमेंडेशन में क्या क्या है, कैसे साइमल्टेनियसली इलेक्शन कंडक्ट कराया जाएगा, एक दो रिकमेंडेशन जान लीजिए, फिर मैं आपको जब डिटेल में पढ़ाऊंगा आज इंडिविजुअल लेक्चर, तो आपको पूरा तरह समझ में आ जाएगा कि व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ वन नेशन वन इलेक्शन, और इसके ड्रॉबैक और इसके एडवांटेज, क्या बेनिफिट है। क्लियर। ये हम सब जानेंगे। क्लियर। एक दो रिकमेंडेशन जान लीजिए। जैसे फर्स्ट रिकमेंडेशन बोला है इन्होंने कि साइमल्टेनियसली कंडक्ट लोकसभा एंड स्टेट असेंबली इलेक्शन followed by election of municipality within 100 days। मीन्स इस पहला रिकमेंडेशन ये बोला गया कि साइमल्टेनियसली इलेक्शन कराइए लोकसभा के अंदर और स्टेट असेंबली के अंदर, और इसी के साथ इलेक्शन होने के बाद 100 दिन के अंदर म्युनिसिपैलिटी का भी इलेक्शन हो जाना चाहिए। क्लियर। पहला रिकमेंडेशन ये था। दूसरा है, अगर इफ इन एनी स्टेट हंग असेंबली और नो कॉन्फिडेंस मोशन, देन इलेक्शन will conduct for remaining period of लोकसभा। देखो, पहला दूसरा रिकमेंडेशन बोला गया कि जैसे किसी भी स्टेट में हंग असेंबली होती है या फिर उसमें नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है। आप जानते हो कि हंग असेंबली क्या होती है, जब भी किसी भी पार्टी के पास मेजोरिटी नहीं होती है एक गवर्नमेंट बनाने के लिए, तो उसको बोला जाता है हंग असेंबली। क्लियर। और नो कॉन्फिडेंस मोशन अपोजिशन पार्टी पास करती है असेंबली में कि अगर किसी भी पार्टी के पास मेजोरिटी नहीं है, वो शो ऑफ करे, पहले शो दिखाए कि उसके पास मेजोरिटी है कि नहीं है। अगर नहीं है तो गवर्नमेंट गिर जाती है। अगर ऐसा हो जाता है तो जो रिकमेंडेशन दिया है वो बोला है कि इलेक्शन होना चाहिए उस स्टेट में, बट रिमेनिंग पीरियड, जो लोकसभा का रिमेनिंग पीरियड बचा है तब तक के लिए इलेक्शन होना चाहिए, देन आफ्टर ये डिसॉल्व हो जाएगी। क्या दूसरा रिकमेंडेशन बोला है, जिससे क्या होगा, साइमल्टेनियसली इलेक्शन किया जाएगा लोकसभा के वीकेंड से लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में।
क्लियर, इतना समझ में आ गया। देन आफ्टर और क्या बोला गया, और समझ लेते हैं। तो इसके कई सारे बेनिफिट हैं, बेनिफिट है कि इससे क्या होगा कि साइमल्टेनियसली इलेक्शन हो जाएगा स्टेट में, जो कि पुलिस फोर्स जो लग रही है, पुलिस फोर्स, टीचर एज वेल एज गवर्नमेंट एम्प्लॉय, वो अपने एक बार में फ्री हो जाएंगे, एक ही बार में फ्री हो जाएंगे और उन्हें बार बार ड्यूटी नहीं करनी पड़ेगी, जो कि उनके काम पर इफेक्ट हो रहा है। जैसे टीचर है, टीचर का काम क्या है, टीचर का काम होता है पढ़ाना, बच्चों को पढ़ाना। अगर इलेक्शन साइमल्टेनियसली नहीं हो रहा है तो क्या होगा कि टीचर की बार बार ड्यूटी लगेगी, कभी लोकसभा के इलेक्शन में, कभी स्टेट असेंबली के इलेक्शन में, कभी म्यूनसिपालिटी के इलेक्शन में। तो इससे क्या होगा, निगेटिवली इफेक्ट, एडवर्सली इफेक्ट पड़ेगा ऑन द स्टडी ऑफ स्टूडेंट इन स्कूल एज वेल एज गवर्नमेंट स्कूल और दी प्राइवेट स्कूल। तो इसको हम डिटेल में जानेंगे। आज ही मैं आपको इंडिविजुअल लेक्चर बनाने वाला हूं वन नेशन वन इलेक्शन पे, तो आप तैयार रहना। क्लियर, तो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। इसमें इधर आप इतना ही समझ लीजिए। चलते अपन नेक्स्ट न्यूज पर। नेक्स्ट है रिव्यू ऑफ इंटर वाटर टीटी, इंडस वाटर टीटी। क्लियर, इंडस वाटर टीटी। देखो दोस्तों, आप जानते हो कि इंडस वाटर टीटी सितंबर 1960 में साइन करी गई थी। क्या करा गया था, सितंबर 1960 में साइन करी गई थी। और इसमें क्या हुआ था दोस्तों कि शेयरिंग ऑफ वाटर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वाटर शेयरिंग हुई थी। किसका, इंडस रिवर का, इंडस रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरी। क्लियर, अब हम समझ लेते हैं ऐसे कौन कौन सी रिवर हैं जो टीटी में क्या है, कौन सा वाटर यूज करेगी इंडिया और कौन सा साइड का वाटर यूज करेगी पाकिस्तान। देखो दोस्तों, इस टीटी में एक पॉइंट है कि जो ईस्टर्न रिवर है, ईस्टर्न रिवर्स कौन कौन सी दोस्तों, सतलज, बीस और रावी, इसका वाटर पूरा इंडिया यूज करेगी, पूरा इंडिया यूज करेगी। देन आफ्टर जो वेस्टर्न रिवर हैं, कौन कौन सी, इंडस, झेलम और चेनाब, ये पाकिस्तान वाटर यूज करेगी। इसका क्या करेगी, पाकिस्तान इसका वाटर यूज करेगी। क्लियर, बट अभी पाकिस्तान ने कई सारे ब्लेम लगाए थे इंडिया के ऊपर कि इंडिया जो झीलम रिवर है, जिसकी एक ट्रिब्यूटरी है किशनगंगा, किशनगंगा एक हाइड्रो पावर प्लांट बनाने जा रही है इंडिया, जो कि टीटी को वी कैन से वॉयलेट करेगा। देखो, जैसे कि दो पाकिस्तान ने बोला है कि इंडिया क्या करने जा रही है, एक हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर बनाया है किशनगंगा रिवर के ऊपर एक हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट बनाया है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट बनाया है। क्लियर, अब ये पावर प्लांट और किशनगंगा किसकी ट्रिब्यूटरी है, ये है झेलम की। और जैसे कि मैंने आपको बताया था, झेलम क्या है, एक वेस्टर्न रिवर है, वेस्टर्न ट्रिब्यूटरी है किसकी, इंडस रिवर की, इंडस रिवर की, जिसका वाटर पूरा यूज कौन करेगा, वो यूज करेगा पाकिस्तान। और इंडिया ने
किशन गंगा रिवर पर एक हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट बना दिया है जो कि वॉयलेट कर रहा है। पाकिस्तान का कहना है, ये मेरा कहना नहीं है, पाकिस्तान का कहना है कि जो किशन गंगा रिवर के ऊपर जो इंडिया ने हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट बनाया है जो कि वॉयलेट कर रहा है इंडस वाटर ट्रीटी को, क्योंकि किशन गंगा इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द झेलम एंड होल वाटर ऑफ द झेलम यूज बाई पाकिस्तान एज पर द इंडस वाटर ट्रीटी। समझ में आ गया, समझ में आ गया। दूसरा इंडिया ने क्या किया, दूसरा क्या कर रही है इंडिया, एक रेटल प्रोजेक्ट बना रही है ऑन चेनाब रिवर, ऑन चेनाब रिवर। अब ये इट ऑल्सो अ वॉयलेट ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी। ये पाकिस्तान का कहना है कि जो रेटल प्रोजेक्ट बनना है इंडिया का ऑन चेनाब रिवर, इट इज ऑल्सो अ वॉयलेशन ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी। अब ये ट्रीटी न्यूज में क्यों है, देखो दोस्तों, इंडिया चाहती है कि अभी इस ट्रीटी को 64 ईयर हो गए हैं, साइन करे 64 ईयर हो गए हैं। अब इंडिया चाहती है कि इसका रिव्यू एंड मॉडिफिकेशन ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी मीन्स इंडिया का कहना है कि जो इंडस वाटर ट्रीटी है 1960 में साइन हुई थी, उसको साइन करे हुए 64 ईयर हो चुके हैं। कितने हो चुके हैं, 64 ईयर हो चुके हैं। और 64 ईयर में कई सारे चेंजेस आ गए, एज वेल एज वाटर का लेवल बढ़ गया है, कम हो गया है, या फिर एनवायरमेंट इफेक्ट हो गया है, तो कई सारे चेंज हो गए। और चेंज होने के साथ साथ, समय के चेंज होने के साथ साथ इंडस वाटर ट्रीटी को भी मॉडिफाई करना चाहिए, रिव्यू करना चाहिए। तो आपको पूरी तरह समझ में आ गया होगा कि इंडिया क्या चाहती है, और इंडिया पर जो ब्लेम लगा रही है पाकिस्तान झूठे कि जो वेस्टर्न रिवर है ऑन किशन गंगा रिवर पर एक हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट बना दिया है इंडिया ने जो कि ट्रिब्यूटरी है झीलम की। और दूसरा ब्लेम लगाया है कि रेटल प्रोजेक्ट बनाया इंडिया ने ऑन चेनाब रिवर एज पर द ट्रीटी ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी, कैट ऑल वाटर ऑफ द चेनाब विल बी यूज बाय द पाकिस्तान। क्लियर। तो ये सारे आप याद रखना इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में कि इंडिया इसको मॉडिफाई और रिव्यू करना चाहती है, क्योंकि 64 ईयर हो चुके हैं इस ट्रीटी को साइन करे हुए। क्लियर। चलते अपन नेक्स्ट न्यूज पर। नेक्स्ट है गवर्नमेंट अप्रूव 4 बिग स्पेस प्रोजेक्ट। देखो दोस्तों, अभी यूनियन कैबिनेट की मीटिंग हुई थी, और इस मीटिंग में यह डिसाइड करा गया कि 4 जो स्पेस प्रोजेक्ट है उनको अप्रूव कर दिया है। क्या है, 4 स्पेस प्रोजेक्ट को अप्रूव कर दिया है। अब वो 4 स्पेस प्रोजेक्ट कौन कौन से हैं अपन जान लेते हैं, और कब तक वो लॉन्च किए जाएंगे ये भी मेन क्वेश्चन बनता है। तो फर्स्ट है दोस्तों चंद्रयान 4 प्रोजेक्ट। क्लियर। 3 चंद्रयान लॉन्च हो चुके हैं, अब चंद्रयान 4 लॉन्च होने वाला है, ये मैं आपको न्यूज पहले ही बता चुका हूं। क्लियर। देन आफ्टर मिशन वीनस प्लेनेट पर जाएगा, और इसको बोले हैं शुक्रयान बाई 2028 तक। देन आफ्टर नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल बनाया जाएगा जो कि रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल होगा। क्लियर। इतना समझ में आ गया। और 4th प्रोजेक्ट जो अप्रूव किया है वो किया है भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन। मींस इंडिया अपना खुद का स्टेशन बनाने जा रही है, और इसका नाम होगा भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन। कब तक, बाय 2035 तक इंडिया अपना खुद का एक स्पेस स्टेशन बना देगी।
तो ये 4 प्रोजेक्ट अप्रूव कर दिए हैं यूनियन कैबिनेट ने। क्लियर। अब आपको जानना है कि देखो चंद्रयान 4 के बारे में मैं आपको बता चुका हूं। चंद्रयान 4 मिशन का जो जैसे मैंने चेंगी 4 के बारे में बताया था कि चेंगी 4 ने क्या करा कि जो सॉइल सैंपल लेके आया साउथ पोल से और अर्थ पर लेके आया, देन आफ्टर इसकी स्टडी। और चंद्रयान 4 मिशन का यही मोटिव है कि मून पर जाना और मून से सॉइल सैंपल लेके आना, देन आफ्टर अर्थ पे आना और उसकी स्टडी करना। क्लियर, इतना समझ में आ गया। और शुक्रयान मिशन जो कि 2028 तक लॉन्च कर दिया जाएगा, जो कि मिशन वीनस है। और ये सेकंड, ये जो वीनस मिशन है, वीनस का ये सेकंड प्लैनेटरी मिशन है, सेकंड प्लैनेटरी मिशन है। अब दोस्तों प्लैनेटरी मिशन क्या होता है, तो देखो आप जानते हो कि हमने मार्स ऑर्बिटल मिशन लॉन्च किया था इन 2023। मार्स पर अपन पहले पहुंचे थे। क्लियर, सक्सेसफुली फर्स्ट अटेम्प्ट में हमारी कंट्री पहली कंट्री थी जो फर्स्ट अटेम्प्ट में मार्स पर सक्सेसफुली पहुंची थी। क्लियर, तो ये सेकंड प्लैनेटरी मिशन है और वीनस का पहला मिशन है, वीनस का फर्स्ट मिशन, वीनस पर जाने का फर्स्ट मिशन है। क्लियर, और इतना आप समझ गए होंगे। क्लियर, देन आफ्टर दूसरा क्या है, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन। ये क्या है दोस्तों, ये लॉन्च कर दिया जाएगा 2035 तक, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन। और फुल फ्लेज, ये फुल फ्लेज लॉन्च कर दिया जाएगा। क्लियर, और इसके लिए एक और याद रखना कि फुल फ्लेज 2025 में 2025 तक एक मींस टेम्परेरी स्टेशन बना दिया जाएगा, पर फुल फ्लेज स्टेशन 2035 तक बनेगा। देन आफ्टर गवर्नमेंट का एक और मिशन है, स्पेस मिशन एक और है कि 2040 तक ह्यूमन को लैंड करना ऑन मून, मतलब आदमी को मून पर भेजना। ये स्पेस मिशन है 2040 तक। भारत हमारा इंडिया जो ह्यूमन को चंद्रमा पर लैंड करवा देगा, मींस ह्यूमन को चंद्रमा पर पहुंचा देगा चंद्रमा की स्टडी करने के लिए 2040 तक। क्लियर, इतना समझ में आ गया। देन आफ्टर मैंने चंद्रयान 4 बता ही दिया, भारतीय स्पेस स्टेशन बता ही दिया, मिशन वीनस बता ही दिया। और जो नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल है, ये इंडिया बनाने जा रही है। और इसकी कभी देखना है, हमारे जो स्पेस स्टेशन है, हमारे जितने भी स्पेस क्राफ्ट हैं, जितने भी लॉन्च व्हीकल हैं, उनकी कैपेसिटी है 10 टन, सिर्फ ओनली हमारी कैपेसिटी है 10 टन। और ये जब बन जाएगा नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल, तो इसकी कैपेसिटी बढ़ के हो जाएगी 30 टन इन लो अर्थ ऑर्बिट। कहाँ पर, लो अर्थ ऑर्बिट पर, LEO, लो अर्थ ऑर्बिट पर 30 टन तक हम स्पेस क्राफ्ट को लॉन्च कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल भी बनने जा रहा है। तो आप पूरी तरह समझ गए होंगे कि यूनियन कैबिनेट ने कौन कौन से 4 प्रोजेक्ट को अप्रूव कर दिया है। क्लियर, चलते अपन नेक्स्ट उस पर। नेक्स्ट है पीएम आशा योजना। देखो दोस्तों, पीएम आशा योजना का फुल फॉर्म क्या है, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। क्लियर, अब ये स्कीम फिर से कंटिन्यू कर दी है, इसका टाइम पीरियड बढ़ा दिया है। और ये मर्ज किसको करता है, मर्ज इसने किया है प्राइस सपोर्ट सिस्टम और प्राइस डिफिशिएंसी पेमेंट सिस्टम। इन दोनों को मर्ज करके गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाली थी, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। क्लियर, ये स्कीम निकाली थी। अब इसको यूनियन कैबिनेट ने फिर से कंटिन्यू कर दिया है, अप्रूव कर दिया है। अब मेन क्वेश्चन बनता है कि इस स्कीम का मेन एम क्या था। मेन एम क्या था दोस्तों, इसका एम था टू कंट्रोल प्राइस फ्लक्चुएशन
और वी कैन से वॉलेटिलिटी मीन्स जो प्राइस ऊपर नीचे होती रहती है जिससे किसानों को, फार्मर होते हैं उनको लॉस होता है, इसको कंट्रोल करना। देखो ये है ना प्राइस सपोर्ट सिस्टम। प्राइस सपोर्ट स्कीम किस लिए है कि ये कंट्रोल करने के लिए प्राइस को, जो भी एग्रीकल्चर फील्ड की प्राइस है वो वॉलेटिलिटी ना हो, फ्लक्चुएट ना हो, ऊपर ज़्यादा ना हो, जिससे क्या किसानों को लॉस होता है। और इसी को देखते हुए गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट इसको कंट्रोल करेगी और दूसरी बात इसको रिम्यूनरेशन देगी, रिम्यूनरेशन टू फार्मर। फार्मर को रिम्यूनरेशन देगी। मान लीजिए कि जो वी कैन से प्राइस डिफरेंस बिटवीन एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस एंड वी कैन से मार्केट प्राइस, ये भी देगी इस स्कीम में। समझ गए होंगे आप कि ये क्या है। जैसे मान लीजिए मार्केट प्राइस वैल्यू ज़्यादा है, किसी प्रोडक्ट की मार्केट प्राइस वैल्यू ज़्यादा है और गवर्नमेंट एमएसपी कम दे रही है, तो क्या करेगी गवर्नमेंट कि जो डिफरेंस होगा बिटवीन मार्केट प्राइस और एमएसपी का, ये डिफरेंस किसानों को मिल जाएगा। क्लियर? तो ये आप समझ गए होंगे। इस स्कीम को फिर से कंटिन्यू कर दिया है, जिस स्कीम का नाम है प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। क्लियर? नेक्स्ट है न्यू स्टडी पब्लिश बाय लेसन न्यूरोलॉजी। देखो दोस्तों, आप जानते हो ब्रेन स्ट्रोक। ब्रेन स्ट्रोक क्या होता है? ये एक बीमारी है जिसमें मृत्यु हो जाती है। ब्रेन और टिश्यू के बीच में जो ब्लड वेसल होती है वो वीकेंड से नैरो हो जाती है। क्या होती है? रप्चर हो जाती है। तो क्या ब्लड फ्लो नहीं हो पाता बिटवीन ब्रेन एंड दी टिश्यू। क्लियर? तो वो क्या है, ब्लड वेसल रप्चर हो जाती है। अब वो होती क्यों है? तो वो रप्चर इसलिए होती है क्योंकि जो लोग बाग स्मोकिंग करते हैं, स्मोकिंग ज़्यादा करते हैं, वो उसके माइंड पर इफेक्ट करता है और ब्रेन स्ट्रोक हो जाता है उससे। बट अभी ये न्यू स्टडी आई है कि ठीक है स्मोकिंग से तो होता ही है ब्रेन स्ट्रोक, बट अभी राइट नाउ पॉल्यूशन से भी ये ब्रेन स्ट्रोक हो रहा है। क्या हो रहा है? पॉल्यूशन से भी ब्रेन स्ट्रोक हो रहा है। समझ रहे हो आप मेरी बात को? तो ब्रेन जो स्ट्रोक है इसके कई सारे टाइप है। मैं आपको तीनों टाइप बताऊंगा इसके। जैसे ये ब्रेन स्ट्रोक है, 3 टाइप है इसके, 3 टाइप। सबसे पहला है सब एंक्रोइड हेमरेज। क्लियर? क्या है? सब एक्रोइड हेमरेज। दूसरा कौन सा है? इंटर सेरेब्रल हेमरेज। और तीसरा है इस चिमनिया हेमरेज। तो जो भी मेरे फ्रेंड हैं या जो भी मेरे स्टूडेंट हैं स्मोकिंग करते हैं तो स्मोकिंग बिल्कुल छोड़ दें, क्योंकि ये स्मोकिंग आपको ब्रेन स्ट्रोक करा सकती है। आप जैसे मूवी देखने जाते होंगे तो मूवी के अंदर आपको, मूवी स्टार्ट होने से पहले आपको एक ऐड आता होगा जिसमें एक लेडीज अपने हस्बैंड को कुछ चम्मच से खिला रही होती है, बट उसको ब्रेन हेमरेज, वी कैन से ब्रेन स्ट्रोक की बीमारी होती है। क्लियर? ब्रेन हेमरेज की बीमारी होती है। तो यही कारण है स्मोकिंग का। ज़्यादा स्मोकिंग करोगे तो ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है। तो आज ही नो स्मोकिंग करिए, छोड़िए, बिल्कुल स्मोकिंग ना करिए। क्लियर? तो देखो दोस्तों, अभी एक लेसेंट की रिपोर्ट आई है जिसने बोला है कि जो पॉल्यूशन है, पॉल्यूशन एंड पार्टिकुलेट मैटर, ये 14% डेथ एंड डिसेबिलिटी ड्यू टू सब आर्के नॉइड हेमरेज का कारण है। क्या है दोस्तों? 14% डेथ और डिसेबिलिटी हो रही है। वो कौन से वाले टाइप ब्रेन स्ट्रोक से हो रही है?
वो हो रही है सब एक्रोइड हेमरेज। क्लियर, ये वाला ब्रेन स्ट्रोक हो रहा है। क्लियर, अब हम समझेंगे कि जो ब्रेन स्ट्रोक के टाइप है वो 3 तरह के हैं, पर उनके कैसे कैसे मतलब वीकेंड से कौन कौन से सिम्टॉम या कैसे ये काम करता है, ठीक है, ब्रेन स्ट्रोक कैसे होता है, तो समझ लेते हैं अपन। देखो, आप जानते हो कि सबसे बड़ा मेजर रीजन स्मोकिंग का है, तो सबसे पहले है सब एक्रोइड एंड्रोइड हेमरेज। क्लियर, ये क्या होता है दोस्तों, जब रप्चर हो जाती है, रप्चर ऑफ ब्लड वेसल, ब्लड वेसल बिटवीन बिटवीन ब्रेन एंड टिश्यू, टिश्यू और ब्रेन के बीच में जो ब्लड वेसल लगी है, जब वो रप्चर हो जाती है तो उसको बोलते हैं सब एक्रोइड ब्रेन हेमरेज। क्या है, सब एक्रोइड ब्रेन हेमरेज, ये होता है। क्लियर, दूसरा कौन सा है दोस्तों, इंटर सेरेब्रल हेमरेज। देखो, बायोलॉजी मेरी स्ट्रांग नहीं है, थोड़ी देख लेना, स्पेलिंग मेरी बायोलॉजी थोड़ी वीक है। क्लियर, बट मेरा काम है पढ़ाना, ठीक है, क्योंकि आईएएस लेवल का जो आदमी होता है वो उसको बनना होता है जर्नलिस्ट, और जर्नलिस्ट को आप जानते हो, जर्नलिस्ट आर दोज पर्सन हु नो ईच एंड एवरीथिंग इन टर्म ऑफ पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, बायोलॉजी। अगर आपको हर चीज़ की बेसिक नॉलेज है तो डेफिनेटली आप आईएएस बन जाओगे। क्लियर, तो थोड़ा बहुत स्पेलिंग का देख लेना, ध्यान रख लेना। क्लियर, तो दूसरा है इंटर सेरेब्रल हेमरेज। ये क्या है दोस्तों, जब रप्चर हो जाती है, रप्चर तो होती ही होती है, रप्चर ऑफ ब्लड वेसल बिटवीन ब्रेन एंड टिश्यू, इसी के साथ साथ जब ब्लड वी कैन से फ्लो होता है इन टिश्यू, जब ब्लड फ्लो होने लगता है टिश्यू के अंदर, तो उसको भी बोलते हैं दूसरा वाला इंटर सेरेब्रल वी कैन से हेमरेज। क्लियर, तो क्या है कि ब्लड का फ्लो होने लगे टिश्यू के अंदर, और जो देखो क्या होता है, ब्लड फ्लो कहाँ से होता है, ब्लड फ्लो होना चाहिए हमारी बॉडी में ब्लड वेसल से। अगर ब्लड वेसल के अलावा हमारी बॉडी में जब ब्लड फैल जाता है तो वो ब्रेन हेमरेज ब्रेन में फैल जाएगा, टिश्यू ब्रेन टिश्यू में फैल जाएगा, तो उसको बोलते हैं दूसरा इंटरसेरेब्रल हेमरेज। क्लियर, अब तीसरा और समझ लेते हैं जो कि बहुत मेन टाइप है, कौन सा है, इस चिमिया हेमरेज। ये बहुत कॉमन है, ये बहुत कॉमन है। इसमें क्या होता है, ब्लड क्लॉट बन जाते हैं, ब्लड क्लॉट इन ब्रेन टिश्यू एंड ब्लड वेसल। क्या है, धब्बे हो जाते हैं खून के, और जिससे क्या होता है कि ब्लड फ्लो नहीं हो पाता, ब्लड फ्लो नहीं हो पाता, तो उसको बोलते हैं, ये कॉमन टाइप है इस्चेमिया हेमरेज। तो आप याद रखना, स्मोकिंग अभी छोड़ें, क्योंकि ब्रेन हेमरेज की बीमारी ज़्यादातर स्मोकिंग से होती है। अगर आप ओवरडोज स्मोकिंग करते हैं तो वो आपके लिए बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, निगेटिवली इफेक्टिव है। तो जल्दी ही स्मोकिंग छोड़ें, बिल्कुल स्मोकिंग ना करें, क्योंकि ब्रेन स्ट्रोक की बीमारी आपको हो सकती है। क्लियर, चलते हैं अपन नेक्स्ट न्यूज़ पर। तो ये आप लेसन की रिपोर्ट समझ गए होंगे। इन्हें बोला है कि ठीक है, स्मोकिंग एक मेजर फैक्टर है, बट पॉल्यूशन इज ऑल्सो अ स्मॉल फैक्टर दैट 14% ऑफ द डेथ एंड डिसेबिलिटी कॉज बाई वी कैन से पहला सब एक्रोइड हेमरेज ड्यू टू पॉल्यूशन और पार्टिकुलेट मैटर। क्लियर, चलते अपन नेक्स्ट न्यूज पर। नेक्स्ट है इंडियन ओशनोग्राफी हैव मेप साइड अलोंग इंडियन कोस्टलाइन टू जनरेट एनर्जी। देखो दोस्तों, ये बहुत बड़ी न्यूज़ है, क्योंकि क्या है कि आप जानते हो कि रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर कितना डिस्कस किया जा रहा है, वी कैन से क्लाइमेट चेंज पर कितना डिस्कस किया जाता है, इवन इंडिया के अंदर क्लाइमेट चेंज पर कितना डिस्कस किया जा रहा है। और क्लाइमेट चेंज एक मेजर रीजन बन गया है इन रीजनल
एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। अगर विदाउट क्लाइमेट चेंज अगर डिस्कस नहीं किया जाता है तो वो इंटरनेशनल और रीजनल ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस नहीं हो पाएगी। और मैंने आपको कल बताया भी था कि सीओपी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की 29th मीटिंग होने जा रही है अजरबैजान में। अजरबैजान में मीटिंग होने जा रही है और कौन सिटी में? बक्कू सिटी में। क्लियर, याद रखोगे, बक्कू सिटी में COP29 की मीटिंग होने जा रही है, जिसमें यह डिसाइड किया गया एजेंडा कि क्लाइमेट फाइनेंस एक्शन फंड बनेगा। ये फंड मदद करेगा उन कंट्रियों की जो कि डेवलपिंग कंट्रियां हैं और जो कि फेस कर रही हैं प्रॉब्लम फ्रॉम क्लाइमेट चेंज, बट दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्लाइमेट चेंज। रिस्पॉन्सिबल कौन है? डेवलप कंट्री, इंडस्ट्रियलाइज कंट्री, ये रिस्पॉन्सिबल है। रिस्पॉन्सिबल डेवलपिंग कंट्री नहीं है। क्लियर? तो आप समझिए, मैंने आपको बताया था। और हर कंट्री फोकस कर रही है फॉर द रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी पर हर कंट्री फोकस करना चाहती है। क्या करना चाहती है? फोकस करना चाहती है। अब इसी फोकस के कारण क्या हो रहा है कि अभी एक इंडियन, आपको बताता हूं, इनकोसिस, इसका फुल फॉर्म क्या है? इंडियन नेशन सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सिस्टम। क्लियर, ये इसका फुल फॉर्म है। समझ में आ गया? इंडियन नेशन सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन। इसने क्या करा है? जो इंडियन का कोस्ट लाइन है, इंडियन कोस्ट लाइन, उसकी मैपिंग करी है। मैपिंग करी है कि रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट हो सकती है फ्रॉम दी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कितना है दोस्तों हमारे इंडिया में? 2.35 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है हमारे यहाँ पर 2.35 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। और यहाँ पर जो मैपिंग करी है कि रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट की जा सकती है फ्रॉम द ब्लू एनर्जी। क्या बोलते हैं अपन? ब्लू एनर्जी। अब ब्लू एनर्जी क्या होती है? जब एनर्जी जनरेट करी जाती है फ्रॉम टाइड्स, वेव्स और करंट, कोल्ड करंट और हॉट करंट आते हैं ओशियन के अंदर। जब एनर्जी जनरेट करी जाती है फ्रॉम 3 सोर्स, टाइड्स, वेव्स और करंट से, तो दैट इज कॉल्ड अ ब्लू एनर्जी। तो क्या करा है इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सिस्टम ने? क्या करा है? एक मैपिंग करी है जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को बताएगी कि इंडिया की कितनी पोटेंशियल है, इंडिया पर कितनी ताकत है कि वो ब्लू एनर्जी को जनरेट कर सकती है इन दी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ये बताएगा। तो दोस्तों देखते हैं इंडिया की कितनी पोटेंशियल है। इन्होंने बोला है कि इंडिया की 9.2 टेरावाट, 9.2 लाख टेरावाट, इतनी इंडिया की कैपेसिटी है, इतनी इंडिया की पोटेंशियल है, पोटेंशियल टू जनरेट ब्लू एनर्जी फ्रॉम ओशियन इन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। जो कि कितना है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन? ये देखा जाए तो 2.35 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। क्लियर? इतना है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो आप पूरी तरह समझ गए होंगे कि आज कितना इंडिया के पास पोटेंशियल है, इंडिया कितनी रिन्यूएबल एनर्जी को जनरेट कर सकती है फ्रॉम दी ओशियन पार्ट और दी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एज पर दी इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सिस्टम। क्लियर? उन्होंने बोला है कि इंडिया के पास 9.4 लाख टेरावाट पोटेंशियल है, वो रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट कर सकती है फ्रॉम दी वेव, करंट और
जो कि ओशियन टाइड्स आते हैं, इनसे एनर्जी जनरेट कर सकती है। तो इंडिया की पोटेंशियल बहुत है। इसी के साथ 19 सितंबर के करंट अफेयर कंप्लीट होते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलना। मिलते हैं हम कल नए करंट अफेयर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।